Hello dear students and dear friends, welcome to Concrete Civil Concepts again, and in this interview session 11th we will be discussing our important IS code provisions of IS 800 2007 and your rest part of steel structure. Okay, and in this video we will be covering all the important parts of your plastic analysis. Or in plastic analysis there are certain elements or there are certain definitions which are frequently asked in every interview. Okay, like what is your load factor? So load factor is the ratio of collapse load upon your working load. Okay, and what is your shear factor? Shear factor is the ratio of plastic section modulus upon elastic section modulus, or your plastic moment और योर इलास्टिक मोमेंट. ओके, कुछ भी हो सकता है आपका शेप फैक्टर, लोड फैक्टर, शेप फैक्टर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आप बोल सकते हो. इसका रिलेशन भी डराइव करवाने के लिए बोल देते हैं वो लोग. ठीक है, देन कुछ सर्टेन ज्योमेट्रीज के आपको, कुछ क्रॉस सेक्शंस के आपको शेप फैक्टर पता भी होने चाहिए. जैसे आपका शेप फैक्टर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर 1.5 होता है. सिमिलरली आपका ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए जब आपका वर्टेक्स अपवर्ड होता है तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर होता है 2.34. देन योर ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए जब वर्टेक्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो 2 होता है शेप फैक्टर. सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर पता होना चाहिए 1.7 होता है. सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में अगर आपका हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो आपका जो शेप फैक्टर होता है 1.7 इंटू 1 माइनस के क्यू अपॉन 1 माइनस के टू द पावर 4 होता है. ठीक है, के क्या होता है आपका रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर होता है. ठीक है, सिमिलरली आपको रोम्बस के लिए जो कि आपका डायमंड शेप का होता है उसका भी शेप फैक्टर पता होना चाहिए 2 होता है उसका शेप फैक्टर. ठीक है, सिमिलरली आई सेक्शन के लिए भी, आई सेक्शन के लिए अगर आपको शेप फैक्टर पूछते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर आई सेक्शन का शेप फैक्टर अबाउट योर वीक एक्सिस और स्ट्रॉन्ग एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट मैं बताऊँ तो आप बता सकते हो. ठीक है, कि टू स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अबाउट 1.2 और समथिंग, और योर 1.55 होता है वीक एक्सिस के अबाउट. और इस तरह आप शेप फैक्टर के बारे में बता सकते हो उन लोगों को. ठीक है, फिर और पूछते हैं आपका प्लास्टिक एनालिसिस में, जो आपकी प्लास्टिक एनालिसिस में न्यूट्रल एक्सिस होती है वो 2 इक्वल हाफ्स में कट करती है फोर्स ऑफ कंप्रेशन को और फोर्स ऑफ टेंशन को. ठीक है, तो आपका प्लास्टिक एनालिसिस में जो न्यूट्रल एक्सिस पास होती है वो पूरे एरिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. जबकि इलास्टिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस पास होती है वो सीजी से पास होती है. ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से स्ट्रक्चर के पास होती है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. देन उसके बाद आपका रिजर्व स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व स्ट्रेंथ? सो रिजर्व स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड टू द लोड एट फर्स्ट यील्ड ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, सो WC अपॉन लोड एट फर्स्ट यील्ड ऑफ द स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट यील्ड, तो दिस इज योर रिजर्व स्ट्रेंथ. ओके, और ये आपसे पूछ लेते हैं लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज से आप क्या समझते हो. तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज इज द लेंथ दैट ओवर विच योर मोमेंट आर ग्रेटर देन द यील्ड मोमेंट. ओके, कि आप बता सकते हो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज सर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका L/3 होती है लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज सिंपली सपोर्टेड के लिए. आपसे वो पूछ सकते हैं लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज के बारे में भी. ठीक है, देन आपको कुछ कॉलैप्स लोड निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपका अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड सेंटर पे लगा हुआ है तो कॉलैप्स लोड कैसे निकालते हैं. ठीक है, प्लास्टिक हिंजेस कब फॉर्म होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं. प्लास्टिक हिंजेस आपको पता है कि जहाँ पे भी लोड होता है उसके नीचे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है. फिक्स सपोर्ट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है. मटेरियल क्रॉस सेक्शन मटेरियल अगर अलग अलग है, कोई बीम है उसमें कोई आधा पार्ट है आपका एल्यूमिनियम का, आधा पार्ट है स्टील का, तो उसकी जंक्शन पे भी आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा. ऑर्डिनरी हिंज पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होती है. ठीक है ना, तो प्लास्टिक हिंज फॉर्म कैसे होती है, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितनी होती है आपको पता होना चाहिए. कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हो, जितनी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी +1 कर दोगे आप, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस आपको पता पड़ जाएगा, इतने नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है. ठीक है, तो आपको प्लास्टिक हिंज का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक हिंज फॉर्म कैसे होती है, जब आपका पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है, एडिशनल रोटेटिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और स्ट्रक्चर आपका वहाँ पर रोटेट हो जाता है. ठीक है ना, और प्लास्टिक हिंज में आपका मैकेनिज्म फॉर्म होता है. ठीक है, और आप लोगों से वो ये पूछ सकते हैं कि कॉलैप्स लोड निकाल के बताइए WC. ठीक है, अगर आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि 4 MPa/L निकल के आता है इसका. सिमिलरली कैंटिलीवर बीम होती है, अगर उस पर पॉइंट लोड लगा है सेंटर पे तो आपका जो 6 MPa/L निकल के आता है कॉलैप्स लोड. सिमिलरली अगर फिक्स्ड बीम है, पॉइंट लोड है सेंटर पे, तो कॉलैप्स लोड आप पढ़ सकते हो 8 MPa/L निकल के आता है. सिमिलरली आपका जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे UDL एक्ट कर रहा है तो जो आपका कॉलैप्स लोड होता है वो 11.656 MPa/L इसका निकलता है. और फ्री एंड से जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 0.414 L. ओके, जो आपका प्रॉप्ड एंड से. तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए. ये आप लोगों को निकालना भी आना चाहिए कि किस तरह हम इनको निकालते हैं, कैलकुलेट किस तरह करते हैं. ठीक है ना,
इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन को इक्वेट कर देते हो आप, ठीक है ना। जितने भी जहां जहां प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रही है उसका इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू उसका जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसको आप इक्वेट कर दोगे, वहां से आपको कोलैप्स लोड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये प्लास्टिक एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपका प्लेट गर्डर में भी इंपॉर्टेंट है कुछ टर्म्स। प्लेट गर्डर में आपका जो स्टिफनर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है, स्टिफनर्स की रिक्वायरमेंट जैसे आपका ये वर्टिकल स्टिफनर्स कब प्रोवाइड करेंगे, जो आपका D/TW का रेशियो 85 से 200 के बीच में होगा तो वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करोगे। अगर आपका D/TW, D मतलब डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब का रेशियो जो होता है 85 से कम होता है तो आपका नो स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सिमिलरली 200 से 250 के बीच में होगा तो वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर दोनों ही प्रोवाइड करने होते हैं कॉम्प्रेशन प्लेन से 2/5 की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेट गर्डर के अंदर भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हर जो भी आपके कंपोनेंट्स लगते हैं, अगर मैं रूफ की बात करता हूँ तो उसमें ब्रेसिंग्स लगता है, ब्रेसिंग्स में देन उसके बाद प्रिंसिपल राफ्टर लगते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर में आपका परलेंस लगता है, परलेंस का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/10 होता है, ठीक है। परलेंस का डिजाइन करना भी आना चाहिए बट आपसे वो पूछेंगे नहीं हालांकि, ठीक है ना। और उसमें सैग रॉड्स भी आप लगाते हो, जो आपके परलेंस होते हैं कि मूवमेंट ना आ जाए उसमें सैग रॉड्स लगाते हो आप, ठीक है। ईव स्ट्रट्स क्या होते हैं, कॉलम्स का डिजाइन किस तरह करते हैं, और ये यहाँ से बहुत सारे प्रिंसिपल राफ्टर और आपके ईव स्ट्रट और फेशिया कॉलम्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रट पाइप्स भी लगे होते हैं, स्ट्रट पाइप्स आपको पता है स्ट्रट और कॉलम में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रट और योर कॉलम्स। ओके, सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में सारे फंक्शन आप पढ़ सकते हो, राफ्टर का क्या फंक्शन है ये सब पूछ सकते हैं वो आपसे। देन उसके बाद प्लेट गर्डर हो गया आपका, प्लास्टिक एनालिसिस हो गया आपका, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में परलेंस का यूटिलाइजेशन हो गया, राफ्टर का क्या यूटिलाइजेशन होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे वो जनरली पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, और आपके इंटरव्यू में, ठीक है। देन उसके बाद आपने डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स आपने अर्लियर पिछले वीडियो में 11th इंटरव्यू सेशन 11 में पढ़ लिया था हमने कि भाई जो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर किस तरह डिजाइन करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ किस तरह गवर्न करते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे आपका यील्डिंग ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन, और जो आपका रप्चर होता है एट क्रिटिकल सेक्शन पे उसके बेसिस पे, और ब्लॉक शेयर के बेसिस पे जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उसको गवर्न किस तरह करते हैं। देन उसके बाद हमने मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यूज भी देखी थी। सिमिलरली कॉलम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉलम में लोड कैरिंग कैपेसिटी किस तरह निकालते हैं, ठीक है, जो भी आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। देन उसके बाद एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो KL/R जो होता है, ठीक है, उसके लिए जब आपका बोथ एंड फिक्स्ड होगा, मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। तो इफेक्टिव जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है एज पर 800/2007 वो 0.65 टाइम्स L लेते हैं, ठीक है ना, KL/R। सिमिलरली अगर एक एंड फिक्स्ड होगा, एक एंड आपका हिंज्ड होगा तो उस केस में कितने लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका बोथ एंड्स आपके अगर हिंज्ड हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, रोटेशन में रिस्ट्रेंड है मतलब आपके पोजीशन में अगर आपके फिक्स नहीं है, मतलब आपकी पोजीशन जो आपकी होती है एक साइड होता है फिक्स, एक साइड होता है आपका हिंज, तो उस केस में कितने लेते हैं। सिमिलरली अगर आपका एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड आपका फ्री है, ठीक है, तो उस केस में 2L होती है रिकमेंडेड वैल्यू। सिमिलरली आपको पार्शियली रिस्ट्रेंड है एक एंड, दूसरा एंड आपका फिक्स्ड है तो 1.5L होती है। तो ये सारी आपको ये KL/R जो आपका इफेक्टिव लेंथ कॉलम की इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। बोथ एंड्स अगर आपके हिंज्ड हैं तो इफेक्टिव लेंथ L के बराबर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक एंड आपका फिक्स्ड है, एक एंड आपका हिंज्ड है तो आपका 0.85L रिकमेंडेड वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और आप अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो, ठीक है, कि कॉलम्स में आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर में यहाँ से मेजर क्वेश्चंस यही बन जाते हैं, और प्लास्टिक एनालिसिस में अपर बाउंड थ्योरम, लोअर बाउंड थ्योरम से भी पूछ लेते हैं। शेप फैक्टर, लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी जनरली आपसे वो पूछते हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू में। और स्टील स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो भी अभी हमने डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में, कॉम्प्रेशन मेंबर्स में। देन उसके बाद जो आपका कॉलम्स में अगर आपका लेसिंग्स भी आ जाता है, लेसिंग्स में मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार कितनी होती है, ठीक है ना, डायमीटर पे डिपेंड करती है ना, और मिनिमम विड्थ पढ़ लेना लेसिंग बार की। जब भी आपका लेसिंग करते हो तो जो आपकी कॉलम की लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। बैटन्स प्रोवाइड करते हो, बैटन्स के केस में कितनी होती है, सिलेंडरनेस रेशियो लेसिंग बार का कितना होता है, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने प्रिपरेशन के वक्त भी पढ़े हुए थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछते हैं स्टील स्ट्रक्चर में से, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चर, ओके, और योर 800/2007।
तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस अगर आप स्टील के कवर कर ले जाओगे तो मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, स्ट्रक्चरल फास्टनर्स हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। उसमें गेज लेंथ, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, वो सब पूरा पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। रिवेटिंग क्या होता है, वेल्डिंग, बोल्टिंग और लैप जॉइंट, बट जॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं वो एग्जाम में आपसे, इंटरव्यू में, ठीक है। देन आपका फास्टनर्स में आपका टाइप्स ऑफ बोल्ट भी हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बोल्ट, कितने तरह के बोल्ट होते हैं, ठीक है। देन आपका टेंशन मेंबर हो जाता है। कंप्रेशन मेंबर में, टेंशन मेंबर में मिनिमम पिच पूछते हैं, 2.5 टाइम्स होती है नॉमिनल डायमीटर ऑफ के, ठीक है। तो 2.5 टाइम्स मिनिमम पिच होती है। मैक्सिमम पिच कितनी होती है? मैक्सिमम पिच होती है आपकी, अगर आपका टेंशन में है तो 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। सिमिलरली कंप्रेशन में है आपका तो 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस। मैक्सिमम पिच, ठीक है ना। मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच आपको पता होना चाहिए कि कितनी लेते हैं। देन उसके बाद एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस क्या होती है, और आपका स्टैगरिंग किस तरह करते हैं, चेन रिवेटिंग और आपका डायमंड रिवेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जनरल चीज़ें हैं आपको, प्लेट गर्डर आपका हो गया, और आपका गेंट्री गर्डर में कुछ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यूज होती हैं जो आपकी क्रेन ऑपरेटेड अप टू 50 टन होती है, तो वो वाली टेबल भी आप पढ़ सकते हो उसका, ठीक है ना, कि जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, है ना। एक L/500 होता है मैनुअली ऑपरेटेड के लिए, L/750, L/1000, ये सारी चीज़ें आप उसको टेबल से देख के पढ़ सकते हो स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। यहाँ से ये सारा आपका कवर हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, स्टील स्ट्रक्चर से। और 800 2007 के प्रोविजंस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और नाउ अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू सेशन 12th, आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और आपका योर सॉइल मैकेनिक्स और योर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने आने वाले और सब्जेक्ट्स को, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। सारे क्वेश्चंस हम इसी तरह पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट, जो कि आपका यूपी स्टेट से पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना। सारी रिवर्स के बारे में पूछते हैं, और आपका CM, ठीक है, गवर्नर के बारे में पूछते हैं, कौन कौन से हैं, सीट्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अगले, जब अपना टेक्निकल पार्ट पूरा कवर कर लेंगे तो, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने RCC पूरा कवर कर लिया है। RCC के 5 वीडियोस बनाए थे हमने, वो पूरा टेक्निकल, उसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं उनके लिंक्स। और सोम पूरा पढ़ लिया हमने, स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट था स्टील स्ट्रक्चर में, और स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो लेके आते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे योर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देन उसके बाद हम उठाते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यू कैन से। देन उसके बाद हम वाटर वाले पार्ट पे आ जाएंगे। वाटर में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, देन योर OCF ओपन चैनल फ्लो, देन योर हाइड्रोलॉजी, देन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग WRE, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो पैनल में जो बैठते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, वो प्रोफेसर्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के। MNIT इलाहाबाद, आपका इलाहाबाद में ही होगा इंटरव्यू, तो इलाहाबाद के प्रोफेसर्स आते हैं, वहाँ से वो लोग आप लोगों से वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे को पढ़ने हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। सर्वेइंग भी इंपॉर्टेंट है, सर्वेइंग का भी हम वीडियो आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेक्निकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So thank you so much, stay tuned with us, and this is Concrete Civil Concepts, and say goodbye. Thank you.